हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आंशिक भिन्नय का लास्ट पार्ट है। मेथड 2 बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड। आज हम लास्ट पार्ट बताते हैं, फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए मेथड 3, ठीक है ना। 2 मेथड बता चुका हूँ, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि पहला वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप उसको देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मेथड 3 क्या कहती है, जब हर में द्विघात गुणनखंड हो, द्विघात गुणनखंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है ना। जब हर में द्विघात गुणनखंड हो तथा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति समझते ना, रिपीट ना करे, नॉट रिपीट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। रिपीटिशन ना हो, ठीक है ना, नॉट रिपीट। बात समझ में आता? कहने मतलब कि क्या हो, जब हर में क्या हो, द्विघात गुणनखंड हो तथा इसकी क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो। ना हो मतलब रिपीट ना करे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं, अपने से ले लिया गया। फिलहाल एनसीईआरटी में देखेंगे तो मिल जाएगा इस तरह का आंशिक भिन्नय, और एनसीईआरटी का ही है। चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो इसको पहले शुरू करते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। अब चलिए देखिए, x समान क्या लिखा है, x - 1 x² + 1 है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, बता चुका हूँ पहले वीडियो में, क्योंकि एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब हम इसकी बात करें, पहले ये देख लीजिए कि अंश की घात हर की घात से कम है। कोई पूछे हर की घात यहाँ कितनी है, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर की जो पावर है घात तो कितना होगा, 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, तो कितनी है, 3 है। यहाँ x की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, आंशिक भिन्नय में ये तोड़ने लायक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेथड 1 का, मेथड 1 में क्या बताया गया था, लीनियर फैक्टर। यहाँ देखिए रैखिक गुणनखंड है ना, x की पावर 1, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a/x - 1। बात समझ में आ रहा ना, a/x - 1, ये पहला वीडियो का है, पहले में बताया, क्योंकि ये क्या है, रैखिक गुणनखंड है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये क्या लिख देंगे, a/x - 1। अगर इसकी पुनरावृत्ति होती, अगर रिपीट होता, x - 1 का होल स्क्वायर होता, तो यहाँ क्या लिखते, b/x - 1 का होल स्क्वायर। सेकंड वीडियो में बताया गया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ x - 1 है। बात को समझिए बढ़िया से, अगर दोनों वीडियो देखे रहेंगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बात ये होता है कि आप लोग को पता चले द्विघात गुणनखंड क्या होता है, इसको भी लिखवा देते हैं। द्विघात गुणनखंड क्या होता है, देखिए द्विघात गुणनखंड क्या होता है, ऐसा लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ऐसा द्विघात व्यंजक, व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा द्विघात व्यंजक जिसका गुणनखंड ना हो, क्या कहलाता है बताओ, द्विघात गुणनखंड कहलाता है। अगर आप शुरू से देखेंगे वीडियो तो पूरा नोट्स बना दिया हूं, द्विघात गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे x² - 1 हो, x² + 2 हो, x² + 9 हो, x² - 4 ले लेते हैं। अब इसको पहचानते हैं कौन सा है, x² + x + 1 ले लिए। अब यहाँ देखिए ये क्या द्विघात गुणनखंड होगा,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, उसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड मतलब समझते हो ना, फैक्टर। इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1। इसलिए हम ये कह देंगे ये द्विघात गुणनखंड नहीं है। इसको देखो, आप क्या इसका फैक्टर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका फैक्टर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए द्विघात गुणनखंड है। इसका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका भी आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इससे क्या कहेंगे, द्विघात गुणनखंड। इसको देखो, हाँ ये इसका फैक्टर कर लेंगे, x माइनस 2 आएगा, x प्लस 2 आएगा। इसका भी आप द्विघात गुणनखंड नहीं कर, सॉरी इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, इसलिए द्विघात गुणनखंड है। तो मुझे लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, ऐसा द्विघात व्यंजक जिसका गुणनखंड ना हो, जिसका फैक्टर ना हो, उसे क्या कहते हैं, बोलिए, द्विघात गुणनखंड। तो आप पहचान लिए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ देखिए x के कितने रूट हैं, यहाँ x के कितने पावर हैं, इसके 2 पावर हैं, 2 घात है। अगर 2 घात है इसके कितने होंगे, 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे, है ना, 2 क्या होंगे, मूल होंगे। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तब इसको आप ऐसे लिखेंगे, x के 2 घात है, इसके 2 मूल होंगे, तो इसलिए इसकी 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो लिखते कैसे हैं, लिखने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, a के बाद क्या आता है, b x प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लिखने का प्रोसेस है, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर इसमें लिखा हो, मान लीजिए इसी में लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हो, क्या लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी में लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, याद रखना, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तभी ये यूज करना, अदरवाइज इसको फैक्टर पहले करके देख लेना, फैक्टर हो रहा नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अब यहाँ क्या होता है, x माइनस 2 x प्लस 2। तो आपको ये नहीं यूज करना है आगे चल के, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप लोग, ज्यादा हो सकता है कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो आप बात को समझिए। थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, ज्यादा एक ही में क्वेश्चन में सब बता दे रहा हूँ। तो पहले बात ये नोट हो गया, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, द्विघात गुणनखंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द्विघात गुणनखंड क्या होता है, जिसका फैक्टर ना हो, लीनियर फैक्टर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्विघात गुणनखंड कहेंगे। ठीक है ना, ये चीज नोट कर लीजिए। अब हम बात को थोड़ा सा समझ लीजिए भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमने बताया कि कितने घात हैं, इसके 2, पहले तो ये पहला वीडियो का लीनियर फैक्टर है, इसको आप लिखेंगे a अपान एक्स माइनस 1। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर है, द्विघात गुणनखंड है, इसके 2 रूट होंगे, 2 रूट होंगे तो इसके मतलब 2 पावर है तो 2 रूट होगा, और 2 रूट है तो इसके 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर मैं यहाँ लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3, अभी समझो बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो bx प्लस c, अब c के बाद क्या आएगा, dx प्लस e अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3। और होता है एक्स स्क्वायर प्लस, जबकि होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 9 लिखा होता, तो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आगे क्या लिखते हैं, e के बाद क्या आता है, f, कोई भी 2 कांस्टेंट लेकर के इस तरह लिख लेते, कोई दिक्कत, एक f x प्लस g ऐसे लिख लेते, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा आता नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात को, ये हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे इसमें, अब देखिए मान लीजिए कभी कभी भूल से लिख देता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप क्वाड्रेटिक फैक्टर तो कह दिए, नहीं नहीं, इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2। इसलिए जब ब्रेक करना है तो सिंपल, ये कौन सा मेथड है, ये मेथड 1 है, ये क्या है, मेथड 1। जब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर ये मेथड 1 है तो आप क्या करेंगे, a अपान एक्स माइनस 1, b अपान एक्स माइनस 2 और प्लस c अपान x प्लस 2, सब में प्लस करते चले जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं बताइए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1
एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एक्स प्लस सी, ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा एक्स माइनस वन, इसको इक्वेशन वन मान लो मानना हो तो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर लिख लीजिए इसको। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस वन, ठीक है ना। चाहें तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, लेकिन हमने बताया है मेथड वन में अगर वैल्यू, अगर किसी कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकल जा रही है तो इसको निकाल दीजिए, अदरवाइज एक्सपेंड तो करना पड़ेगा हर हाल में, ये तो 100% है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी एक्सपेंड करने से जब इसकी वैल्यू लाते हो ना तो ए बी सी डी की वैल्यू लाना आसान नहीं होता है, इसलिए अगर वैल्यू निकल जा रही है तो निकालने में क्या प्रॉब्लम होती है, निकाल लीजिए। कैसे, यहाँ पर लीनियर फैक्टर है तो हमने कहा था मेथड वन में इसको चुपके से क्या कर लेते हैं, जीरो कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स इक्वल क्या रखेंगे वन रखने पर, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे वन रखेंगे, जब वन रखेंगे तो क्या आएगा बताओगे, बोलो वन ए, यहाँ वन रखेंगे, वन का स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ वन रखेंगे वन माइनस वन जीरो, और यहाँ वन रखोगे तो बी प्लस सी, और ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आएगा वन ए वन प्लस वन, ए का स्क्वायर के वन प्लस वन टू हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई वन बाई टू। मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन, अब समीकरण दो से, इक्वेशन टू से अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर हम जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, अंडर रूट में आ जाएगा, आयोटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा इमेजिनरी बन गई, इसलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू इस तरह नहीं रख पाएंगे, सिर्फ लीनियर फैक्टर में रखते हैं, याद रखना पहला मेथड जो बताया गया था। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ समीकरण दो से ए, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ क्या है इसको मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर क्या होगा प्लस सी एक्स माइनस सी, क्या किया हो बताओगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके एक जगह किया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म एक साथ कर लेंगे, सिमिलर टर्म मतलब एक्स क्यूब वाला एक साथ, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ, कांस्टेंट टर्म वाला एक साथ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म कहाँ है यहाँ है और यहाँ है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सी माइनस बी, याद रखना थोड़ा ध्यान देना, माइनस को कॉमन मत लिया करो, प्लस में लिखा करो, यहाँ माइनस बी लिख देते हैं प्लस सी एक्स हो गया। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, मैं माइनस में अगर लिख दूं तो माइनस पे लिखना पड़ेगा इनको जाकर के, है ना, थोड़ा ध्यान देना है या एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बोलो, दोनों पक्षों में, बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, एक्स के समान घातों के गुणांकों की तुलना करने का, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इन बोथ साइड्स, वी हैव जो भी आता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा शून्य होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा शून्य, जीरो। एक्स का गुणांक क्या है माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है वन है, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा वन। कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस सी, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हुआ है तो क्या आएगा जीरो। अब देखो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू ना निकाले होते, सॉल्व ना किए होते a की वैल्यू, तो यहाँ कैसे करते हैं आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते थोड़ा दिमाग लगाते,
क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो बी बी कैंसिल, ए प्लस सी बराबर क्या होगा 1 और ए माइनस सी बराबर 0। तो फिर एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से आप ए और सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम ए की वैल्यू अगर कोई वैल्यू अगर निकल जाती है ना तो इससे आसान हो जाता है। जैसे ईंट का अगर सांचा बना हो, आप कोई एक ईंट निकाल लो तो सारे ईंट अपने आप क्या हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी अगर एक वैल्यू अगर निकल आए तो सारे वैल्यू क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। देखो कैसे, a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 हो जाएगा। अब b की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। c की वैल्यू लाना है ना, यहाँ रख दीजिए, जहाँ जहाँ रखो यार, यही रख देते हैं। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू 1/2 था तो b की वैल्यू -1/2। अब a की वैल्यू 1/2 यहाँ रखो और यहाँ 1/2 माइनस c इक्वल 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी, हाफ हो जाएगा। गुड है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, bx प्लस c एक जगह ऐसे निकाल लिया करो अपने समझने के लिए। bx प्लस c तो क्या होगा, -12 x और c कितना है, हाफ। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, x -1/2। कैसे आता था, 2 एलसीएम ले लिए और माइनस कॉमन ले लिए, x -1 हो जाएगा। 2 एलसीएम सेम है इसलिए ऊपर वही आ जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए सभी का x से, समीकरण x से। तो क्या आएगा बताओगे, x अपान x -1 x² + 1 इक्वल क्या होगा। अब देखिए अगर एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो कोई दिक्कत ना होती, एक की वैल्यू निकल रही, सब वैल्यू निकलने लगते हैं अपने आप। और यहाँ क्या है, a अपान a की वैल्यू क्या है 1/2 x -1 और bx प्लस c क्या है -x -1/2 x² + 1। ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जहां आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्लास 12 के लिए है। और यहाँ तक कि बीएससी भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आंशिक भिन्न हो सकता ना पड़े हो, क्योंकि आंशिक भिन्न कई सालों से हटा दिया गया है पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए मैंने सोचा कि पार्शियल फ्रैक्शन एक कॉमन टॉपिक है, इस सब में यूज होगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हो। तो क्लास 12 के बच्चों को एक चीज और बता दूं कि बहुत जल्द ही आप लोगों का क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अच्छे टॉपिक जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, लिमिट तो मान लीजिए 11th में है, कंटिन्यूटी आप लोग को बताया जाएगा, प्रोबेबिलिटी है ना। अच्छे जो टॉपिक हैं आप लोग को बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने लाएंगे, हर वीडियो बताएंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक्सपैंड तो करना ही पड़ता है ना। पहले मेथड में तो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन और मेथड में एक्सपैंड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप पहले मेथड को मत भूलिएगा, उससे क्या होता है कि कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सारे वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं अपने ले लेता हूँ, मान लीजिए ले लिया, ये ले लेते हैं x³ मान लीजिए अपने से ले लिए x³ + 1 / x³ - 1। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, ये तो सबको पता है। ये क्यों, क्योंकि इसको एक्सपेंड कर सकते हो। पहले बात समझिए, बात को हम बताएंगे, अभी आंशिक भिन्न करने लायक नहीं है, लेकिन पहले तो a लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो x - 1 a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए, a - b a² है ना प्लस ab + b² है ना, तो क्या आएगा +x + 1। ये सब a³ - b³ लगाया गया है, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, उम्मीद है क्या। पहली बात तो ये आंशिक भिन्न हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंश की घात हर की घात के बराबर है। हमने सावधान करके पहली वीडियो में बताया गया है, पहली वीडियो में बताया कि अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। अगर
हर अंश की घात हर की घात के बराबर या ज्यादा हो तो क्या करते हैं, उसको भाग करके अंश की घात को हर की घात से कम कर लेते हैं। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, डिवाइड करना आता ही है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, कैंसिल 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये सेकंड वीडियो में बताया गया था कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के बताया गया था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, ये भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक बराबर क्या हो जाएगा, ये p/q जो बड़ा हुआ था। ठीक है, कोई बात दिक्कत है, इसको ऐसे लिखा जाता है, याद है ना, x³ - 1 अपॉन x³ + 1 अपॉन x³ - 1। फिर जैसे मान ले लिया था 7/2 ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, फिर 7 से डिवाइड करोगे, जबकि आ रहा होगा आप लोग को, तो इसको क्या लिख सकते हो, बोलो 3 + 1/2। ठीक है ना, ये सब चीज आता होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको 1 + 2 अपॉन x³ - 1। बात समझ में ना। अब यहाँ देखिए, बात समझ में, अब इसको हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये कंपाउंड फ्रैक्शन हो गया, 2 अपॉन x³ - 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट लिख देते हैं, 3 लगा देते हैं, इसको हम ये भी ले सकते हैं 2 अपॉन x - 1 x² + x + 1। बात को समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब ये देखिए लीनियर फैक्टर है, तो क्या आएगा, a/x - 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, द्विघात गुणनखंड है, ये क्या है, द्विघात गुणनखंड है ना, द्विघात गुणनखंड है। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, bx + c अपॉन x² + x + 1। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम लेकर के बोलिए, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बोलिए। हमें लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हमसे सॉल्व मत करवाइए, कहिए तो कर दें, हाँ एक कर देते हैं, अच्छा करना है तो क्या करेंगे, x - 1 x² + x + 1, ये इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा bx + c, ये इससे ये कैंसिल होगा, x - 1 हो जाएगा। आसान है, कर लोगे, हाँ, x - 1 x² + x + 1। फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लो, 2 = a। बहुत ही आसान है, याद रखो। अगर आप लोग सारा वीडियो अगर देखें तो मुझे लगता है सब कुछ समझ आएगा। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, क्योंकि लीनियर फैक्टर के रूप में दिया है, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख दो। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ रखना नहीं है, यहाँ x है ही नहीं है, तो सिंपल उतार दो ऐसे, यहाँ 1 का स्क्वायर + 1 + 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, यहाँ कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा। a क्या आएगा, 3a, a की वैल्यू क्या आएगी, 2/3, a की वैल्यू आ गई, हो गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, 3 को स्पैन करेगा, तो स्पैन कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बताइए, समीकरण 3 से आप इसको स्पैन कर लेंगे। स्पैन करेंगे तो क्या होगा, 2, ये क्या हो जाएगा, ax² + ax + a हो जाएगा। यहाँ पर bx² - bx + cx - c। अब सिमिलर टर्म एक साथ कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, a + b x², ये आएगा और ये आएगा। x वाला कहाँ है, a - b + c x हो जाएगा, एक ये और एक ये। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, a - c। अब यहाँ दो फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में बोलो, दोनों पक्षों में
x के समान घातों के गुणांकों की तुलना कर लेना। कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी प्लस सी, राइट साइड में ये है, यहाँ एक्स नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस सी, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। अगर देख लीजिए आप लोग, अगर इसकी वैल्यू ना आई होती तो कितना मेहनत करना पड़ता है, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ये आप इमेजिन कर सकते हो। आप क्या करते हैं, ए की वैल्यू उठाते, माइनस बी यहाँ रखते तो बी और सी में कन्वर्ट होता, फिर विलोपन से बी और सी की वैल्यू निकालते हैं, बी और सी आता तो ए की वैल्यू आता। कहने मतलब अगर है तो आप इसको निकाल लीजिए, नहीं है, अगर मान लीजिए ना होता, कुछ और होता, फैक्टर के रूप द्विघात फैक्टर होता, मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर होता, द्विघात गुणनखंड होता, तो कोई बात नहीं, ऐसे करते निकालते ए बी सी की वैल्यू निकालते तो है, थोड़ा लेकिन टाइम लग जाता, लेकिन इसको यहाँ पर दिया है तो अच्छा है, सोने में सुहागा है। तो ए की वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2/3 है, माइनस c इक्वल टू, तो माइनस c इक्वल क्या आएगा, 2 माइनस 2/3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4/3, माइनस c, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -4/3। बात समझ में आया ना। अब इसी बात क्या करेंगे, bx प्लस c चाहो तो यहाँ निकाल लीजिए, b क्या है, -2/3 x प्लस c कितना है, -4/3। साफ साफ क्या लिखेंगे आप, -2 कॉमन लेना और ले लो तो क्या आएगा, 2x प्लस 2/3, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखोगे समीकरण 2 से पहले, तो 2/x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 2/3। कैलकुलेशन में गलत हो जाए थोड़ा सा तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। वैसे फिर हम कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेशन कहीं से गलती ना हो। ये हो गया समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू ये क्या है, x³ - 1 है, मतलब ये चीज यहाँ समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ - 1 1 + 2, इसकी वैल्यू क्या है, 2/3 x - 1 2/3 x + 2 s² + x + 1। तो बोलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए लास्ट बताते हैं और हिंट दे देते हैं बस लास्ट में, आप उसको सॉल्व करिएगा, वो जल्दी आता नहीं है, फिलहाल नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बढ़िया घर पर प्रैक्टिस करिए इसको। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग सॉल्व करिएगा। आंशिक भिन्न लगभग समाप्त होने जा रहा है। ये मेथड और है, बता देते हैं हल्का सा, ज्यादा नहीं बताएंगे, उसमें घर पर करना। जैसे मान लीजिए ये लिखाओ x मेथड 4, जब हर में द्विघात गुणनखंड हो, बात को समझिए, तथा इसकी पुनरावृत्ति भी हो, इसकी पुनरावृत्ति भी हो। बात समझे नहीं समझे। जैसे मान लीजिए लिखा x + 2/s² + 4 का होल स्क्वायर x - 3, सपोज दैट।
अब यहाँ द्विघात गुणनखंड है एस स्क्वायर प्लस 4, इसकी पुनरावृत्ति समझते ना, रिपीटेशन, इसको 2 बार आया हुआ है। एस स्क्वायर प्लस 4 क्या है, 2 बार है, 2 बार लिखा हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 4, एस स्क्वायर प्लस 4। तो पहले इसको आप ब्रेक करेंगे, पहला मेथड है a अपॉन s माइनस 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसको पहले एस स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। फिर इसका रिपीटेशन होता है, सी के बाद क्या आता है, डी एक्स प्लस ई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यूब होता तो ई के बाद क्या आता है, एफ एक्स प्लस जी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा आता नहीं है जल्दी, ठीक है ना। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग होमवर्क करके आप बताइएगा ए की वैल्यू क्या आती है, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आएगी। आप एलसीएम ले लेना बढ़िया से, एलसीएम लेकर के एक बार एक्स की वैल्यू 3 रख देना, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू जब आ जाएगी ना तो बी सी डी ई आराम से निकल आएगा। एक्सपेंड करेंगे, कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी ई के रिलेशन आएगा। ए की वैल्यू इसमें आई होगी पहले से ही, तो बी सी डी ई निकाल लेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और मान लीजिए एक चीज ऐसे लिखा होता, तो समझ लेना ये पहला मेथड है। ये क्या पहला, इसको लेते हैं और लेते हैं x प्लस 5 लेते हैं, ये पहला मेथड है, याद रखना। ये क्या हो सकता है, इसको x माइनस 2 कर सकते हैं, x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, पहला मेथड a अपॉन b अपॉन c अपॉन। कहने मतलब कि लगभग सारा जो ट्रिक है, जो टॉपिक है, मैंने इसको कवर कर लिया है। आप इसको घर पर सॉल्व करेंगे, फिलहाल यहाँ तक नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग हल करेंगे इसको और हमको कमेंट करके बताएंगे ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 12th वाले बच्चों को मैं एक चीज़ आप बता दूं कि बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक बढ़िया टॉपिक लाने वाला हूं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलन के अनुप्रयोग लोग बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत कम समझ में आता है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कहते हैं नहीं समझ में आता है। सेट रिलेशन फंक्शन जो है आप लोगों में सेट नहीं है, मतलब 11th में है। रिलेशन फंक्शन मतलब कहने का मतलब 11th और 12th दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। जो जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है टॉपिक है, मैं उसको जरूर आप लोगों के सामने ला करके मैं अपलोड करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। आप खूब शेयर करिए, जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने का भी मजा अलग ही होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।